प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देश की महिलाओं से माफी मांगी है, उसे किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये सब ड्रामा है। पॉलिटिकल लोग ये समझते हैं कि देश की जनता को हम कहेंगे वैसे इनके दिल में जज जाएगा। जनता जानती है। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि एक दिन बयान आया था अजय चौटाला जी का कि मुझे मनोहर लाल जी का फोन आया था कि राज्यसभा के उम्मीदवार बनिए। इसका मतलब तो आपके अच्छे संबंध होने चाहिए जब मनोहर लाल जी उनको उम्मीदवार बना रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ में हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल जिसका पास नहीं हुआ, उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या देखना है। हमारे साथ में राव नरेंद्र सिंह है। राव साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण बिल की जो बात है, धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हुआ, आप उसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल परिसीमन के साथ में पेश किया। संभवतः शायद 16 तारीख से ये सेशन रखा गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदा इस बात की पक्षधर रही है और 2023 में भाजपा की ही सरकार ने जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर के आई थे, सर्वसम्मति से उसको पास कराने में सहयोग दिया था। अब केंद्र सरकार ये चाहती है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक जो सीटें बढ़नी है 850 जो एमपी होने हैं, 543 से बढ़ के 850, उसको 2011 के मुताबिक ही महिला आरक्षण बिल के रूप में पास कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नया परिसीमन जो जनगणना शुरू हुआ है 2026 से शुरू होगी जनगणना, कि जो भी आगे परिसीमन कार्रवाई हो आरक्षण की हो वो नए जनगणना के सेंसस के आधार पर होने चाहिए, न कि 2011 के आधार। क्यों कहना चाहती है वो? खास तौर से हमारे विपक्ष में नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कही है कि ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ था पहले। हम ये चाहेंगे पहले सेंसस हो, फिर हम कहेंगे जातीय जनगणना के आधार के ऊपर परिसीमन हो और उसके बाद में हम आरक्षण की बात करेंगे। तो इसलिए अगर आज आपको करना है और बीजेपी वास्तव में गंभीर है महिलाओं के प्रति, तो हम चाहते हैं इसी 543 जो सीटें हैं इसके हुए 33% आरक्षण को एक संशोधन करने हो, कहीं एससी एसटी ओबीसी की कमी को पूरा करते हुए आप इस आरक्षण को 2023 वाले के आधार पर तुरंत करें, इसी चुनाव से करें। हम इस बात के लिए उनके साथ मदद करेंगे, पूरा विपक्ष उनका साथ देगा सरकार का। लेकिन आपकी सरकार के जो लोग संवैधानिक सिस्टम को जो कमजोर करना चाहते हैं इस लोकतंत्र को, वो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी इस बात की। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे थे कि देश की जनता माफ नहीं करेगी, महिलाएं माफ नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं साहब, जब हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो जो सामने आया, जिस तरह देश की महिला खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक विजेता तक थी उनको घसीटा गया दिल्ली के सड़क जंतर मंतर पर सड़कों पे, जब आपके कहाँ गई थी? जब आपको याद नहीं आया महिलाओं का, बहन बेटी का? आज आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। कल हमारे सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी जी जो एक बड़े अपने आप में सीनियर एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, आपके एक पत्रकार साथी साथ मानक गुप्ता जी की मंच के ऊपर मैंने उनको सुना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा इस 850 जो एमपी करने जा रही है इसमें लगभग 198 तो साउथ से है, बाकी 600 कुछ नॉर्थ से होंगे। तो क्या ये न्याय है? देश की जनता को सबको बराबर उनका हक मिलना चाहिए, चाहे वो साउथ के हों, चाहे वो नॉर्थ के हों, चाहे वो एससी भाई है, चाहे एसटी है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे जनरल, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए। देश के संविधान में ये सिस्टम है जो बाबा साहब ने की अध्यक्षता में बना, तो उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, केवल उंगली कटा के शहीद होने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। 2/3 बहुमत से जो चीज पास होनी थी वो भारतीय जनता पार्टी ताकत ही नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि अगर पास हो गया तो इसकी वाहवाही मिलेगी, आप इसका श्रेय लेना, नहीं होता है तो हम विपक्ष पर कांग्रेस पे इसका ठीकरा फोड़ देंगे कि ये लोग महिला विरोधी है। लेकिन देश की जनता समझदार है, जागरूक है, अब उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जैसे पहले आपने बना दिया
झूठे वादे करके 15 लाख खाते में आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेंगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, भाग गई जनता। तो सब जैसे आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस और साथ में विपक्ष भी साथ है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देश की महिलाओं से माफी मांगी है, उसे किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, सब ड्रामा है। पॉलिटिकल लोग ये समझते हैं कि देश की जनता को हम कहेंगे वैसे इनके दिल में जज जाएगा। जनता जानती है। मैंने उदाहरण दिया आपके सामने। कहाँ गए थे जब आप? हाथरस की घटना थी, उन्नाव की थी, मणिपुर की घटना थी, आप देखिए महिला खिलाड़ियों की थी, वो भी तो महिला थी, वो भी तो बहन बेटी किसी की। तो क्या लगता है चुनाव के चलते इस तरह की बातें हो रही है? बिल्कुल 100% राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए, और खास तौर से वेस्ट बंगाल का चुनाव इनके लिए अपने आप में बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ये चाहते किसी भी तरह उस चुनाव को जीता जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन ये फैसला तो वेस्ट बंगाल के लोग करेंगे, किसको सत्ता चाबी सौंपते हैं, किसको नहीं सौंपते हैं। लेकिन कम से कम एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बड़ा अशोभनीय। जिस तरह आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के पक्ष की बात करती, महिला आरक्षण की बात करती, महिलाओं के अधिकार की बात करती, उनके संरक्षण की बात करती, तो अभी हरियाणा में भी चुनाव होने में है, तो आपकी पार्टी कितना प्रतिशत लेके चल रही है महिलाओं की? देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा में हम ये चाहेंगे कि 33% महिलाएं हमारी चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से। जहां तक मेरे जिले का प्रश्न है, वहां तो 50% रिजल्ट अब की बार ही था। 4 सीटों में 2 हमने महिला लड़ाई है, और दोनों ही ओबीसी समाज से लड़ाई है। एक अनीता यादव जी ने लड़ा है, एक पंजू चौधरी जी ने लड़ा है जो गुजर समाज से है। मेरा सवाल नगर निगम के जो चुनाव उसके ऊपर है। देखिए, नगर निगम का सवाल में 3 नगर निगम के चुनाव हैं। 3 में से एक टिकट हमने महिला को दिया, सुधा भारद्वाज जी को। दूसरी टिकट अंबाला से वो भी महिला को दिया हमने, कुलविंदर कौर सैनी को। तीसरा सोनीपत से हमने कमल दीवान जी को दिया। इस तरह से 3 में से 2 दे दिया हमने। आप देखिए कितना, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। 66% हो गया, 33 नहीं, 66% से बड़ा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो इसलिए आगे भी हम ध्यान रखेंगे कि महिलाओं को विशेष हम दिया जाए। पार्षदों में भी ध्यान रखेंगे, और अभी तो और भी चयन होने हैं। हो सकता है अभी रेवाड़ी, धारूहेड़ा वगैरह भी हम फैसला करें तो हो सकता है और संख्या बढ़ सकती है। आप राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आपके पिताजी पंचायत मिनिस्टर रहे हैं, बहुत जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। मैं आप देखते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे दक्षिण हरियाणा की, उस वक्त में आपने काफी स्वास्थ्य सेवाएं दी, खासतौर पर जैसे कि कटिकरा का मेडिकल कॉलेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नई बिल्डिंग है। मौजूदा समय में भी सरकार काम कर रही है स्वास्थ्य को लेकर के, उस वक्त में आज में क्या अंतर मानते हैं, क्या सुधार होना चाहिए? विपक्ष के नाते आप क्या मांग करते हैं? देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कांग्रेस के समय में इस इलाके में था, आज भाजपा की सरकार में भी इस इलाके के अंदर है। आज आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिले से विधायक है, आटेली से। तो मैं ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि आरती जी पहली बार विधायक बनी है, भाग्यशाली है कि पहली बार में कैबिनेट मंत्री बनी, स्वास्थ्य जैसे बड़ा महत्वपूर्ण महकमा मिला है। तो जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ है या नहीं है, देखना चाहिए। एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर्स की क्या व्यवस्था है, क्या डॉक्टर्स बाहर की दवाई तो नहीं लिख पा रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे इलाके के अंदर अभी कोरियावाद से मेडिकल कॉलेज बना है, विवादों में है, कभी नाम को लेके विवादों में रहा, अब कहते हैं उसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। जब इतनी लागत लगी है सरकार की, जनता की कमाई की, तो इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपको इन पे विशेष ध्यान, कोई बिल्डिंग खड़ी करने से कोई जनता की भलाई नहीं हो जाएगी, बशर्ते कि वो सुविधाएं दे। निपुण ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए जो उसमें प्रॉपर सेवा दे सके। पैरामेडिकल स्टाफ जितना है वो उसकी पात्रता होनी चाहिए, पूरी हो, ताकि मरीज का जीवन बचाया जा सके और इस इलाके के गरीब आदमी उसमें अपना इलाज करा सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, गरीब का बच्चा आएगा, गरीब लोग ही आते हैं। जो साधन संपन्न आदमी प्राइवेट में भागता है, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष फोकस सरकार को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
दक्षिण हरियाणा विकास का खूब दावे भरती है बीजेपी सरकार कि दक्षिण हरियाणा में खूब विकास कार्य हुए हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी को हम देखते हैं तो विकास का दम भरने में ए और बी टीम नजर आती है। क्या आपको ऐसा लगता है, और लगता है तो ए टीम आपको अच्छी लगती है, बीजेपी की बी टीम अच्छी लगती है, या दोनों में कोई नहीं? नहीं, ये थोड़ा समय ए और बी की सारा किधर है मैं समझ नहीं पाया, खुल के बीजेपी बताएं। दो भागों में दिखाई देती है विकास के दम भरने में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कल भी हमारा एक कॉन्क्लेव था जनता टीवी की तरफ से, गुड़गांव संवाद के नाम से, उसमें भी हमने अपनी बात रखी थी कि जो आप बड़े बड़े ढिंढोरे पीट रही है सरकार, विकास के दावे कर रही है, किसान के दावे कर रही है, आज किसान की फसल गेहूं मंडियों में आया हुआ है। मैंने 7 तारीख से खुद दौरा किया, कम से कम 10 जिलों में मैं स्वयं जा चुका हूँ। बहुत बुरा हाल है, एक एक हफ्ते से 10 दिन से लोग पड़े हैं, पेमेंट नहीं हो पाई है, अनावश्यक शर्तें लगा दी उनके ऊपर, गेट पास जब मिलेगा, पोर्टल के अंदर काम होगा, जब मेरी फसल मेरा बोरा है तो क्या जरूरत है आपको करने की, आपको वो अंगूठा लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद में जो है ना ट्रैक्टर के नंबर चाहिए। अब मैंने वहां बात रखी कि मेरे क्षेत्र में तो ऊंट गाड़ी है, किसी क्षेत्र में झोटा गाड़ी है, वो बेचारे कहाँ के नंबर लेकर के आएंगे। फिर कहते किसान का आना जरूरी है, कोई जमीन बहन बेटी के नाम है तो कैसी आएगी। एक फोटो में दिखा, कोई मीडिया के साथियों ने खींची थी, एक वृद्ध आदमी जो पेशाब की थैली लटक रही है, शायद उसको प्रोस्टेट वगैरह समस्या हो सकती है, उनकी बच्चे उठाकर गोदी में बुझे बूढ़े बाबा को लेके आ रहे हैं कि अनाज बेचना है। ये सब चीजें हटानी चाहिए। दूसरा, नमी का भी अनावश्यक लगाया हुआ है। ताउड़ू अनाज मंडी में जब मैं गया और जब मैंने अधिकारी को बुलाया चेक करने के लिए, जो मशीन लेकर के आए, उनमें जो गेहूं डाला, बटन दबाया तो 13.5 आया, 12% तक छूट होती है। व्यापारी आड़ती भाइयों की 2 मशीन मंगवाई हमने, गेहूं उठाया डाला गया, आप ताजुब करेंगे, और उसके अंदर 9.5 आया। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की या अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है, किसान को परेशान करने की है, इसलिए झूठे दावे भर रहे हैं। प्रदेश में आए दिन रोज घोटालों की भरमार चल रही है। आपसे एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप भी पूर्व में सत्ता में रहे, आप सत्तासीन, आपकी लंबे समय पार्टी रही है। अब जिस तरह से जेजेपी पार्टी के नेताओं के साथ हिसार के अंदर होता है, एक नेता विपक्ष के हैं, सरकार से उनको सुरक्षा मिली हुई है पुलिस कर्मियों के द्वारा, जो उसे आप बतौर एक राजनेता किस एंगल से देखते हैं? आप राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व प्रदेश स्तर पे करते नहीं, मैं सिर्फ इस बात का जरूर पक्षधर हूँ कि यदि कोई भी घोटाले हुए हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और उन पे लोग आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, सरकार को निष्पक्ष तरीके से एक बड़ी जांच करानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, या किसी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज से होना चाहिए, ताकि निष्पक्ष बात हो सके। रही राजनीतिक आदमियों की, जो विपक्ष में है या पक्ष में है, चाहे कोई भी हो, वो जा सकते, जाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, चाहे दुष्यंत जी है चाहे कांग्रेस के नेता है। हम भी गए थे, मैं भी होके आया था जेजेयू के अंदर, तो भी व्यवहार अच्छा नहीं था वहाँ के स्टाफ का। पॉलिटिकल आदमी अंदर कैसे आ गए, भाई वहाँ के बच्चों ने बुलाया, हम कैंटीन पे बैठ के बात कर रहे, तो क्या इतराज है आपको। लेकिन कुल मिलाकर खैर मेरे साथ कोई घटना नहीं हो पाई। तो इस प्रकार कोई भी घटना हो, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के राजनेता हो, सबको अपने बात कहने का, सुनने का अधिकार है, और अपनी मर्यादा में संवैधानिक कर्तव्य हमारी ड्यूटी बनती है और हमें करना चाहिए। हम लोगों का भी दायित्व बनता है, हम कोई राजनीतिक फायदे के लिए कोई व्यवस्था नहीं खराब करें, लेकिन अगर कोई नौजवान बच्चे बुलाना चाहते हैं, वे प्रदर्शन है, तो हमें जाना चाहिए। हम जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो दुष्यंत जी भी गए हैं, तो मैं समझता हूँ उनके साथ भी ठीक व्यवहार होना चाहिए। इसमें क्या, कर्मियों के द्वारा जो रास्ते में घटनाक्रम, हाँ वो गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि एक दिन बयान आया था अजय चौटाला जी का कि मुझे मनोहर लाल जी का फोन आया था कि राज्यसभा के उम्मीदवार बनिए। इसका मतलब तो आपके अच्छे संबंध होने चाहिए, जब मनोहर लाल जी उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया कि, और एक तरफ सुरक्षा दी हुई है, मैं आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को तो एस्कॉर्ट गाड़ी मिली हुई है। कल हमने देखा, अक्सर देखते हैं, हमारे को तो कोई गाड़ी नहीं दे रखी है एस्कॉर्ट इन्होंने, जबकि हम जनता के बीच रहते हैं, हमारे भी वो कैडर है, मंत्री जब भी गाड़ी मिलती थी। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार काम है, उनको जो ठीक लगे। लेकिन फिर भी विपक्ष के आदमियों के साथ में सही व्यवहार रहना चाहिए, और उनको अपनी बात कहने का, समस्या उठाने का हक है सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण बिल, महिलाओं की सुरक्षा
और उनको आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर योगदान देती रहे, तो उनको मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। संतोष सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नागौर। आप इंडिया कुछ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।